नमस्कार, वेलकम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आप पहले भी वीडियो देख चुके होंगे और बहुत सारे लोग तो सिर्फ इतना ही करते हैं, किसी भी वीडियो को क्लिक करने के बाद दूसरे वीडियो में तीसरे वीडियो में जाते ही रहते हैं। दिन का अपना अधिकांश समय सिर्फ वीडियो चेंज करने में खराब कर देते हैं। मेरी आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वीडियो नहीं, किसी का भी वीडियो देखें, आप उसे पूरा देखें, उसे जानें कि उस व्यक्ति ने आपको क्या बताना चाहा है। तभी आप कंसेप्ट क्लियर कर पाएंगे, वरना तो आप यूं ही बस वीडियो के चैनल ही चेंज करते रहेंगे और आपका दिन यूं ही बीत जाएगा, पता भी नहीं लगेगा आपको। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। देखो, पारिस्थितिकी तंत्र वैसे तो जो पर्यावरण में जैविक और अजैविक घटक मौजूद हैं उन सभी से मिलकर बना है पारिस्थितिकी तंत्र। उससे पहले एक छोटी सी चीज आप जानें कि जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के लगभग 20 किलोमीटर ऊपर तक, 20 किलोमीटर के एरिया तक जो वातावरण है, जो एक पर्यावरण बना हुआ है, ये है जैवमंडल। जैवमंडल यानी बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का अर्थ है कि जहां जीव मौजूद है, जहां जीव रहते हैं। अब देखिए, पृथ्वी, आप जानते हो, पृथ्वी इस तरह से बीच में से जो लाइन गुजरती है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, और इसके ऊपर और नीचे जब जाते हैं हम तो उच्च अक्षांश आते हैं। 0 डिग्री से 10, 20, 30, 40, 90 डिग्री अक्षांश, इधर आ जाएंगे 90 डिग्री अक्षांश। तो ऐसे अक्षांश हैं, उच्च अक्षांश जिन्हें कहते हैं हम, ये उच्च अक्षांश हैं दोनों तरफ। तो देखिए, इस आधार पर ये जैवमंडल भी कैसे बना होता है, ध्यान दें। जैवमंडल दो तरह के हैं। पैरा जैवमंडल, ये पैरा जैवमंडल वो है जिसमें उच्च अक्षांश, विकट मरुस्थल, उच्च अक्षांश, विकट मरुस्थल, ध्रुवीय क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। और पैरा जैवमंडल में इन चीजों को सम्मिलित किया जा रहा है। ये बहुत ही जीवन के लिए विकट परिस्थितियां होंगी, और इन सब विकट परिस्थितियों वाले जो क्षेत्र हैं उनको कहा जाता है पैरा जैवमंडल। और देखिए, इसके अलावा जो जैवमंडल है वो है यू जैवमंडल, यू बायोस्फीयर। यू जैवमंडल वो जैवमंडल है जिसमें जल, थल और वायु, जल, थल और वायु वाले वो क्षेत्र आते हैं जिनमें जीवन की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। इनमें जीवन की जहां जहां संभावनाएं बहुत अधिक है वो यू जैवमंडल है, और जिनमें जीवन बहुत विकट होता है, विकट समस्याएं जहां जीवन के लिए मौजूद है, वो है पैरा जैवमंडल। देखो, हम पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहे हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे पहले तो शब्द जो है ये टेंसले ने दिया। ये शब्द टेंसले द्वारा प्रतिपादित किया, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। इस पारिस्थितिकी तंत्र में असल में एक इकाई क्षेत्रफल में, यानी कोई भी एक इकाई क्षेत्रफल ले लें, उस इकाई क्षेत्रफल में जैविक और उसके जो भौतिक कारक हैं, घटक हैं, कोई भी जीव रहते हैं, इसमें बहुत सारे जीव रहते हैं, और यहाँ पर जो भी भौतिक परिस्थितियां हैं, वहाँ की जो मौसम है, वहाँ की हवा, वहाँ का टेम्परेचर, जो भी अजैविक कारक हैं, उन सबको सम्मिलित करके पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है, यानी एक इकाई क्षेत्र के अंदर मौजूद जैविक और अजैविक घटकों को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। तो ध्यान रखें, इस आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र के 3 भाग हैं: जैविक घटक, अजैविक घटक, और इसके अलावा ऊर्जा। मुख्य रूप से 2 घटक होते हैं, लेकिन ऊर्जा भी शामिल की जाती है पारिस्थितिकी तंत्र में, क्योंकि ऊर्जा एक तरह से बहुत जरूरी है किसी भी इकोसिस्टम को
जिंदा रखने के लिए, चालू रखने के लिए। ऊर्जा नहीं होगी तो वो सिस्टम जीवित नहीं रह सकता है। तो जैविक घटक, अजैविक घटक और ऊर्जा। जैविक घटक में प्राणी आएंगे सारे और पौधे आएंगे। अजैविक घटक में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। एक तो भौतिक कारक आ सकते हैं, जैसे ताप है, प्रकाश है, और इसके अलावा जैसे अकार्बनिक घटक जो होते हैं, जल है, और कार्बनिक घटक हो सकते हैं जैसे प्रोटीन, वसा इत्यादि। ये अजैविक घटकों में आते हैं। तो जैविक और अजैविक घटक दोनों से मिलकर बनता है पारिस्थितिकी तंत्र। हाल ही में प्रश्न पूछा गया, पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित होते हैं जैविक घटक, अजैविक घटक, दोनों में से कोई नहीं, तो दोनों घटकों से मिलकर बनता है पारिस्थितिकी तंत्र। ऊर्जा आप जानते ही हैं, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा संपूर्ण पृथ्वी को मिलती है। जीव संसार चलता है इस सूर्य की ऊर्जा से ही। तो पारिस्थितिक तंत्र मेनली इनसे बना होता है। अब देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें किस तरह से ऊर्जा का प्रवाह होता है, मेनली इसी पर बात करनी है हमें। ऊर्जा प्रवाह, और इसके बाद जो बात करेंगे ऊर्जा या फिर जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं, उनके जो पिरामिड है, खाद्य पिरामिड स्तूप जिन्हें कहते हैं, उनकी बात करेंगे। देखो, ऊर्जा का प्रवाह, जब कोई भी उत्पादक पेड़ पौधे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश को सीधा लेते हैं, ये पौधा है, ये इस सूर्य के प्रकाश को लेगा। सूर्य का प्रकाश है, इस प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके ये कार्बनिक पदार्थ बनाएगा, यानी रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा। तो प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल दिया इसने? रासायनिक ऊर्जा में। ये उत्पादक है, और उत्पादक को कोई भी जीव खाएगा, वो है उपभोक्ता। उपभोक्ता। अब उपभोक्ता में जैसे छोटे जीव हो सकते हैं, कोई भी घास वगैरह को खाने वाले, हिरण हो सकता है, खरगोश हो सकता है, या फिर इन पर बैठने वाले कोई पक्षी हो सकते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। इन प्राथमिक उपभोक्ताओं को कोई मांसाहारी जीव खाएंगे, वो होंगे द्वितीयक उपभोक्ता। जैसे हिरण, खरगोश, चूहा, मान लो चूहा है, चूहा को कौन खाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता। जैसे मान लो सांप खाएगा। अब इसको जो खाने वाला होगा वो सर्वोच्च उपभोक्ता होगा, सर्वोच्च या तृतीयक उपभोक्ता, सर्वोच्च भी कह सकते हैं इसे हम। जैसे बाज है, ये सर्वोच्च उपभोक्ता है। ये एक श्रृंखला है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में, खाद्य श्रृंखला है, और ये बिल्कुल ऐसे चलेगी खाद्य श्रृंखला। हाँ, अगर ये बहुत सारे जीव आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एक दूसरे के लिए भोजन उपलब्ध कराते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो एक जाल बन जाएगा पूरा। मान लो जैसे देखिए, बाज है, बाज सिर्फ सांप को ही नहीं खाएगा और दूसरे जानवरों को और दूसरे पक्षियों वगैरह को खा सकता है, तो एक जाल बनाएगा ये। सांप सिर्फ चूहे को नहीं खाएगा और दूसरे पक्षियों के अंडों वगैरह को, इनको भी खा सकता है, तो एक जाल बन जाएगा पूरा। ये खाद्य जाल होगा, क्योंकि जीवस्य भोजनम, ये सिद्धांत है, ध्यान रखना। जीव ही जीव का भोजन है, और इस प्रकृति में जीव ही जीव को भोजन उपलब्ध कराता है, ध्यान रखना। क्योंकि पेड़ पौधे भी जीव हैं, और ये पहले वो उत्पादक हैं जो सारी सृष्टि में ऊर्जा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखेंगे। अब यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होती है और ऊर्जा फिर फैलती है आगे तक, और ये सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं। इनको नष्ट करने वाला एक होता है, लेकिन उपभोक्ता नहीं है, वो अपघटक है। बहुत सारे जीवाणु हैं, जब ये मरते हैं तो मृत शरीरों को अपघटित करने का काम अपघटक करेंगे, जीवाणु वगैरह होते हैं। तो इस तरह से एक खाद्य श्रृंखला पूरी होती है। देखिए, ध्यान दीजिए, एक शब्द आता है मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन का अर्थ है खनिजीभवन।
खनिज भवन। क्या होता है खनिज भवन? देखो, अपघटकों ने क्या किया, मृत शरीर जो जीवों के हैं उनको खा गए। वो मान लो कोई अपघटक है, अपघटक ने मृत शरीर को खाया। अब ये अपघटक इस जो जीव था, इस जीव के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ थे, जटिल कार्बनिक पदार्थ, इन जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़ेगा और ये तोड़ करके क्या बनाएगा, सरल कार्बनिक पदार्थ। सरल कार्बनिक पदार्थ बनेंगे और इन सरल कार्बनिक पदार्थों को कुछ अन्य जीवाणु जो होंगे वो तोड़ करके अकार्बनिक पदार्थों में बदल देंगे। अकार्बनिक पदार्थ में बदल देंगे और अकार्बनिक पदार्थ मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी में एकदम घुल जाएंगे और मिट्टी के अंदर खनिजों की मात्रा ज्यों की तो बनी रहेगी और फिर बाद में ये खनिज पेड़ पौधों द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे। तो एक श्रृंखला चलेगी, बहुत बड़ा चक्र है ये जो सदा चलता रहेगा और इस प्रकार एक पूरी चैन बनी हुई है। देखना, पेड़ पौधों को उपभोक्ता खाएंगे, उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता, इनको नष्ट करेंगे अपघटक, छोटे जीवाणु इनको नष्ट करेंगे और इनके अंदर जो कार्बनिक पदार्थ है उसको सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ेंगे। सरल कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ दिया जाएगा और अकार्बनिक पदार्थ मिट्टी में मिलेंगे जो कि खनिज हैं। इस प्रक्रिया को, खनिज बनने की प्रक्रिया को कहेंगे खनिजी भवन। इस प्रक्रिया को कहेंगे खनिजी भवन और इस प्रकार मिनरलाइजेशन होगा और पौधों को वापस मिनरल्स मिलने चालू हो जाएंगे। तो ये एक पूरा चक्र चलेगा इस प्रकार से खनिजी भवन का। देखिए, अब पिरामिड्स की बात कर लेते हैं। पिरामिड्स क्या होते हैं? पिरामिड्स वैसे तो मिस्र के पिरामिड्स देखे होंगे, सुना होगा नाम आपने। इस तरह के पिरामिड्स हैं, वो नीचे से चौड़े, ऊपर से ऐसे संकड़े होते हुए पिरामिड्स खड़े हैं। अब ऐसे ही पिरामिड्स खाद्य श्रृंखलाओं के हो सकते हैं जिन्हें हम खाद्य पिरामिड कहते हैं। खाद्य पिरामिड कहते हैं। ये पिरामिड आपको जो दिख रहा है ये बिल्कुल सीधा है और यदि ये ऐसा हो जाए ये पिरामिड तो इसे कहेंगे उल्टा। ध्यान से समझना इस बात को, क्योंकि ये कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछी गई बातें हैं, इनसे संबंधित पूछा जाता रहा है। देखिए, पिरामिड्स, खाद्य के पिरामिड्स कौन कौन से हो सकते हैं? या तो किसी स्थान के जीवों का भार लिया जाए, जैव मास या जैव भार, इसे कहते हैं बायोमास, जैव भार के पिरामिड। किसी स्थान पर जीवों की संख्या गिनी जाए, नंबर्स, तो संख्या के पिरामिड होंगे। एक पिरामिड होता है ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड। देखो, जैव भार के पिरामिड देखते हैं। किसी स्थान पर जैव भार देखेंगे हम कि जैव भार कैसे पिरामिड बनाता है। बहुत ही आसान सी बात, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इधर देखना, सबसे पहले हम किसी खेत का देखते हैं। चलिए, खेत है एक, इस खेत के अंदर जैव भार देखते हैं। खेत के अंदर जैव भार में पौधे खड़े हैं। अब पौधा, बहुत सारे पौधे खड़े हैं यहां पर। सबसे पहले पौधों को ये उपभोक्ता है। यहां पर कुछ पक्षी होंगे जो इनको खाएंगे, कुछ पक्षी होंगे जो इनको खाएंगे और पक्षियों पर कुछ परजीवी होंगे, छोटे छोटे परजीवी लगे होते हैं, जो परजीवी इन पर रक्त चूसे या फिर इनसे पोषण प्राप्त करते रहते हैं। तो देखिए, जैव भार देखना है हमें, बायोमास देखना है, तो सबसे ज्यादा भार किनका है? खेत के अंदर जो फसल है वो सबसे ज्यादा भारी है। उसके बाद उस खेत के अंदर जो पक्षी हैं वो कम भारी हैं उससे।
इस फसल की तुलना में, ये फसल है, इस फसल की तुलना में ये पक्षी कम भारी हैं इससे, और पक्षियों पर लगे हुए परजीवी और भी कम वजन वाले हैं, यानी बायोमास और भी कम है उनका। तो देखिए ये पिरामिड इस तरह से बना, नीचे से चौड़ा ऊपर से संकरा होता जा रहा है। तो सीधा बना या उल्टा बना बताइए? तो बिल्कुल आपको दिख रहा होगा सीधा बना। तो खेत का जैव भार का जो पिरामिड है वो सीधा बनता है हमेशा। आप किसी और जगह का ले लें, देखिए समुद्र का लेते हैं, समुद्र का जैव भार का पिरामिड। समुद्र में जो घास वगैरह जो पौधे होते हैं बहुत छोटे होते हैं, ये पौधे बहुत छोटे होते हैं, हल्के होते हैं जमीन पृथ्वी पर उगने वाले पौधों की तुलना में। यहां पर पौधे हल्के हैं, इनको जो मछलियां खाती हैं या इनको जो प्लैंक्टन्स जिन्हें कहते हैं प्राणी प्लवक, इनको जो खाएंगे वो इनकी बजाय भारी होते हैं, और इन छोटी मछलियों को जो बड़ी मछलियां खाएंगी वो और भी ज्यादा वजन वाली होती हैं, भारी होती हैं। तो अब देखिए यहाँ पौधे हल्के हैं, उससे भारी छोटी मछलियां हैं, और बड़ी भारी व्हेल जैसी बड़ी मछलियां भी हैं जो छोटी मछलियों को खाती, वो और भी भारी हैं। तो नीचे से ऊपर तक जो पिरामिड बन रहा है वो इस तरह का बन रहा है। तो ये जो पिरामिड है देखिए, नीचे से सकड़ा ऊपर से चौड़ा, उल्टा पिरामिड बना है। तो समुद्र में जो जैव भार का पिरामिड बनता है वो बनता है उल्टा। समुद्र में जैव भार का पिरामिड उल्टा बनता है। चलिए जैव भार का पिरामिड वृक्ष का भी देख लेते हैं। वृक्ष एक पेड़ है, ये रहा पेड़, ये पेड़ है, एक पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, 2-4-5 टन का हो सकता है पेड़। इस पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। पक्षियों का वजन कितना होगा? 10, 20, 30, 40, 50 किलो, इतना ही होगा। इन पक्षियों पर परजीवी हैं, इनका वजन कितना होगा? इनका वजन और भी कम होगा। तो देखो वृक्ष का वजन बहुत ज्यादा है, उनसे कम पक्षियों का वजन है, और उनसे कम परजीवियों का वजन है। तो ये पिरामिड बना। तो बताओ सीधा बना या उल्टा? बिल्कुल सीधा पिरामिड बना। तो ध्यान रखें वृक्ष का जो पिरामिड बनता है जैव भार का, वो हमेशा सीधा पिरामिड ही बनता है। तो इस तरह से किसी भी परितंत्र के जैव भार या फिर जैव भार का पिरामिड हम पता कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो परितंत्र होता है, आपको ध्यान हो कई बार प्रश्न आता है, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है तो वो है समुद्र। समुद्र सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। अब देखो संख्या का पिरामिड देखते हैं। संख्या का पिरामिड, चलिए कहां का लें? घास के मैदान का लेते हैं। घास का मैदान, घास के मैदान में घास उगी हुई है, और घास की संख्या कितनी है पता ही नहीं कितनी है, बहुत सारी होगी, दुनिया भर की घास है, बहुत ज्यादा है। घास को खाने वाले प्राणी कितने हैं बताओ? हिरण, खरगोश कम होंगे। एक विशिष्ट परिक्षेत्र में, यानी परिस्थितिकी तंत्र में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर एरिया में लगाए, हम 5 किलोमीटर एरिया में देखें तो हम अंदाजा लगा सकते हैं वहां पर 1000-2000 होंगे, लेकिन घास बहुत ज्यादा थी। ये उपभोक्ता हैं जो प्रथम उपभोक्ता, ये कम है। अब हिरण खरगोश को खाने वाले जानवर कितने हैं वहां? बहुत कम होंगे। सरिस्का के अंदर यदि घास का पारिस्थितिकी तंत्र देखें, परितंत्र देखें, तो घास बहुत ज्यादा है, वहां हिरण 1000-1500 होंगे, और वहां उनको खाने वाले जो बाघ वगैरह है वो 14-15 ही होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो संख्या है उनकी नीचे से ऊपर घटती हुई जा रही है। तो ये जो बना है पिरामिड वो सीधा पिरामिड बना है। तो घास के मैदानों का संख्या का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। अब देखो और कहीं का लें, समुद्र का ले लें। समुद्र
में संख्या का पिरामिड, समुद्र में संख्या का पिरामिड लेते हैं। समुद्र में पादप प्लवक यानी छोटे छोटे पादप प्लवक होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन जिन्हें कहते हैं, पादप प्लवक। इन पादप प्लवकों की संख्या बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ये ऊर्जा देने का काम करेंगे वहां पर। इसको छोटे छोटे जू प्लवक खाएंगे, जू प्लैंक्टन यानी प्राणी प्लवक खाएंगे। इनको छोटे छोटे प्राणी प्लवक होते हैं जो तैरते रहते हैं, ये खाएंगे। इनकी संख्या पादप प्लवकों की संख्या से कम होगी। अब इनको कौन खाएगा? इनको कुछ मछलियां खाएंगी छोटी वाली, इनकी संख्या और कम होगी। और इनको खाएंगी बड़ी मछलियां, बड़ी मछलियों की संख्या और भी कम होगी क्योंकि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों की तुलना में ज्यादा तो हो नहीं सकती, कम ही होंगी संख्या में। तो बताओ कैसा पिरामिड बना? ऊपर एकदम सीधा दिख रहा है हमें। और समुद्र में जो जीवों की संख्या का पिरामिड बनता है वो हमेशा सीधा पिरामिड बनता है। और कहीं भी देखना चाहें संख्या का पिरामिड, जैसे आप पेड़ पर देखना चाहें, वृक्ष पर संख्या का, तो यहां पर भी पिरामिड जो बनेगा वो कैसा बनेगा देखना। पेड़ की संख्या, एक पेड़ है, पेड़ एक है, इस पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं, 20 पक्षी बैठे हैं, पक्षी ज्यादा हैं। और पक्षियों पर कोई परजीवी बैठे हुए हैं। अब एक पक्षी पर मान लो 10, 5, 2 भी परजीवी बैठे हैं या फिर कोई सूक्ष्म जीव बैठे हुए हैं उन पर, तो वो सूक्ष्म जीव 20 पक्षियों पर 40, 60, 80 कितने भी हो सकते हैं, तो वो और भी ज्यादा हो सकते हैं। तो यहां पर देखिए वृक्ष का जो पिरामिड बन रहा है वो कैसा बन रहा है? नीचे से पतला ऊपर से चौड़ा, ये बन रहा है उल्टा पिरामिड। हमेशा प्रश्न ऐसे ही आते हैं। जैव संख्या, वृक्ष पर जैव संख्या का पिरामिड बनता है उल्टा, सीधा, इनमें से कोई नहीं, या फिर कह नहीं सकते, ऐसे कुछ प्रश्न बन सकते हैं इन पर। तो ये चीजें हम आसानी से देख सकते हैं, बस हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है, हमें रट्टा तो मार ही नहीं सकते इन पर। तो ये वृक्षों पर संख्या का पिरामिड उल्टा बनेगा। तो ये हो गया संख्या का पिरामिड। अब हमारे पास लास्ट बचा है ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा के पिरामिड को हमेशा याद रखना, सबसे पहले जो भी उत्पादक जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सीधे प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे और सबसे ज्यादा ऊर्जा इन्हीं के पास होती है। इसके बाद में जो प्राथमिक उपभोक्ता जीव हैं उनके पास ऊर्जा पहुंचती है, और यहां से जो ऊर्जा पहुंचती है मात्र 10% ऊर्जा ही पहुंचती है अगले स्टेप में। यहां पर यदि मान लो 1000 कैलोरी ऊर्जा थी किसी के पौधे के पास, तो यहां से 10% यानी 100 कैलोरी ऊर्जा ही पहुंचेगी अगली स्टेज पर। और इसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता के पास इसकी 10% ऊर्जा पहुंचेगी, और वहां कितनी पहुंचेगी? यहाँ 1000 थी, यहाँ 100 पहुंची, और यहाँ फिर 10 ही पहुंचेगी, यानी सिर्फ 10% ऊर्जा आगे जा सकती है। अगले चरण में मात्र 10% ऊर्जा ही जाती है और 90% ऊर्जा हाश हो जाती है, नुकसान हो जाता है। बीच में श्वसन आदि क्रियाओं में इसका उपयोग कर लिया जाता है। तो ये 10% ऊर्जा प्रवाह होता है अगले स्टेज पर। इस प्रकार ये जो नियम है, ये नियम दिया गया लिंडमैन के द्वारा। 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम लिंडमैन के द्वारा दिया गया, हास का नियम। इससे पहले हालांकि एक वैज्ञानिक थे स्लोबोडकिन ने भी ये ऊर्जा प्रवाह का नियम दे दिया था। 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम स्लोबोडकिन ने दिया था इनसे पहले, लेकिन अभी हमें यही मान्यता यही है, लिंडमैन के द्वारा माना जाता है कि लिंडमैन ने दिया है ये ऊर्जा प्रवाह का नियम। और ये किसी भी परितंत्र में, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो खेत हो, और चाहे वो घास हो,
कोई सा भी परितंत्र हो, ऊर्जा प्रवाह का जो पिरामिड है वो हमेशा सीधा ही होता है, ऑलवेज स्ट्रेट, एकदम सीधा होता है पिरामिड, नीचे से चौड़ा ऊपर से सकड़ा होता हुआ ऊर्जा प्रवाह का पिरामिड होता है। तो बहुत आसान है ऊर्जा पिरामिड्स को जानना। आप एक बार नहीं, आपको थोड़ा सा कहीं कंफ्यूजन रहा तो दोबारा से आप देखें, आपका जो कंफ्यूजन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऊर्जा प्रवाह के पिरामिड्स के संबंध में कोई समस्या आपको नहीं आएगी। चलिए, आपने, उम्मीद करता हूं देखा होगा और पसंद किया होगा इस क्लास को। धन्यवाद।